हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए हम पढ़ते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमने क्या तक कर लिया था? हमने एब्जॉर्प्शन अप्रॉक्सीमेटली डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें बस थोड़ी सी हमारी है क्या बोलते हैं फैट का डाइजेशन पढ़ना है हमें। तो उसके बाद हमारा डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस मतलब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कोई कोई एलिमेंट्स का जो दिया हुआ है, तो उसका पढ़ना है और उसके बाद उसकी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने बताया था कि डाइजेशन ऑफ फैट, हेडिंग डालो डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि फैट किस चीज़ का बना होता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड मिलती है और ग्लिसरॉल तो उससे कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, इससे बनता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, यही ट्राइग्लिसराइड हमारा लिपिड है और फैट है। बट ये ऐसे डायरेक्ट फॉर्म में तो नहीं हमारा एब्जॉर्ब होता ना। ये लिखा हुआ है क्या कि ग्लिसरॉल, अब ग्लिसरॉल को डायरेक्ट फॉर्म में ऐड क्या कौन सा डाइजेस्ट करेगा? कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा, लिक्विड फॉर्म में, ये क्या बोलते हैं उसके लिपिड फॉर्म है। तो ये क्या करता है ना, ये हमारा डिओडेनम में डाइजेशन होता है। ग्लिसरॉल का हमने पढ़ा था ना, एक जो ओवरव्यू स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर दिखाया था कि लेसिथिन होती है, काइलोमाइक्रोन बनता है, वो सब। आप अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको जब भी यूट्यूब की वीडियोस मेरी आएगी ना, तो आपको ये नहीं होना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आएगा आप देख लोगे। ठीक है, और बैक वाले लेक्चर जाके देखिएगा तो मैंने सारा बताया कि कैसे काइलोमाइक्रोन बनता है, कौन सा पोर्शन कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी हम यहाँ पर रहे कि ग्लिसरॉल हमारा जो है, ये फैटी एसिड जो हमारा है वो डायरेक्ट ये एब्जॉर्ब नहीं होता हमारे स्मॉल मतलब ऑर्गन में, तो ये क्या करती है कि कन्वर्ट हो जाती है। ये है, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ना पड़ता है। एक बहुत बड़ा है, ट्राइग्लिसराइड बड़ा है ना, ग्लिसरॉल पर मान लो 3 फैटी एसिड, एक फैटी एसिड कितने बड़े बड़े होते हैं चेन में, हाँ, एक फैटी एसिड में इतना बड़ा चेन होता है, तो उसको छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं। छोटे छोटे पीस में तोड़ने के बाद उसको ऊपर से कोट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, उसके ऊपर से उसको कोट कर देते ताकि वो जिस तरफ जिस चीज़ से जाए ना तो उससे बाइंड ना हो पाए और उसके बाद स्मूथली चला जाए। और फिर उसके बाद वो कोट होने के बाद फिर हमारा क्या बोलते हैं डिओडेनम के थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करके उसको लिम्फेटिक सिस्टम उसको लेके जाती है। ठीक है, फिर वहाँ पे जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वहीं पे होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जो कोटिंग करता है ना, तो उस प्रोसेस को हम कुछ बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, मतलब इमल्सिफाई करना। किसी चीज़ को बोलते हैं ना इमल्सिफाई, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके ऑयली चीज़ को और छोटे छोटे फॉर्म में बना के और ये बना देते हैं, तो उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे था ग्लिसरॉल है प्लस 3 फैटी एसिड से बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड फैटी एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम बोलते हैं फैटी एसिड। चलिए लिखिए इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन देखो कैसे होता है। देखिए इमल्सिफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा फैट है, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, ये हमारा फैट पार्टिकल है, इस पे अटैक करेगी। ठीक है, बाइल जूस ही जो है फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, तो ये छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा। ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। ठीक है, विजिबल है ना ये? चल ठीक है, समझ गया, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, तो ये क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ लेसिथिन। इसके ऊपर से क्या होगी ना, एक लेयर बन जाएगी। समझ गए, ये दिख रहा है आपको, यही मैं चेक कर रही थी, ये ऐसे ऐसे ना एक लेयर ऊपर से कोट हो जाएगी सारे के ऊपर।
ठीक है, देखें इसके ऊपर से एक ऐसा लेयर कोट हो जाएगा। ठीक है, बाइल के प्रेजेंस में होता है ये बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस है जो एक्टिवेशन करेगी फैट को, और ये छोटे छोटे पीस में स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल में इसको कन्वर्ट कर देगा, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। हर चीज़ को तोड़ने का मकसद क्या है कि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि हम उसमें से एनर्जी स्टोर करके एनर्जी रिलीज करके ले, क्योंकि हमें एट द लास्ट इसका क्या करना है, जो भी चीज़ खाते हैं, फैट हो, लिपिड हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, जो भी हम खाते हैं, वाइटामिन हो, उसका एट द लास्ट एंड क्या चाहिए कि उसमें जो न्यूट्रिएंट है, वो न्यूट्रिएंट है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी हमें चाहिए उसको एनर्जी फॉर्म में एब्जॉर्ब करने का। तो ये सारे जो हमने प्रोसेस पढ़ा कि सबसे पहले उसको ग्राइंड करा, च्युइंग करा, अब सबसे पहले एब्जॉर्ब खाया, मुंह में गया, तो उसको बोलते हैं इंजेशन करा। फिर उसके बाद इंजेशन करने के बाद क्या होता है, कुछ जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स वो सलाइवरी ग्लैंड में ही, बकल कैविटी में ही इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कुछ का जैसा फिर नीचे आते हैं, इसोफेगस में नहीं होता है, फिर डाइजेशन होता है स्टमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, उसका भी डिओडोरम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन का, उसके बाद डाइजेशन का। और ऐसे ही धीरे धीरे सब प्रोसेस हो रहा है। लेकिन लास्ट में हमें क्यों ये प्रोसेस करते हैं कि एट द लास्ट भी तो ख़त्म हो जाए, लेकिन सबसे एनर्जी निकालने के लिए, ताकि वो एनर्जी जो हम निकालें तो फिर उसको लास्ट में एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एब्जॉर्ब करेगी उसको, क्योंकि बॉडी का खाना क्या है, जैसे हम खाना खाएं हमारा पेट भरा, तो वैसे ही बॉडी का खाना क्या है, बॉडी वो चावल दाल तो खाती नहीं है जो हम खाते हैं, बॉडी को तो ये जो बॉडी की जो सेल है, वो सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी मिलेगा तो वो वर्क करेगी तो हेल्दी रहेगी तो क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल, खुश रहेगा। तो वही है, उसको वो अपना उसके खाने के लिए हम इतना करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक हम बस मुंह में डाल लेते हैं, हमारा पेट भर जाता है, क्योंकि हमारे पेट में स्टोर हो जाती है। बट उस प्रोसेस के बाद वो जो हमारा सेल है वो अपने खाने के लिए कितना मशक्क़त करता है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा प्रोसेस करता है, और वो उसके बाद उसको खाना मिलता है। तो सोचो, इसी के लिए बोलता है कि खाने को हमेशा आपको जो बोलता है ना कि मुंह में ही जितना आप ज़्यादा उतना हमारे ऑर्गन को कम काम करने के लिए दोगे ना, उतना फास्ट वो एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि आप डाइजेशन का जो आधा प्रोसेस है वो तो आप कर दोगे ना, कि बोलता है कि हमें कभी भी प्रॉपर्ली मतलब अच्छे से खाना को चबा के मुंह में फिर उसको घोटना चाहिए। कोई लोग होता है ना कि मुंह में डाला फिर निकल गया, उसको मुंह में डाला निकल गया, तो फिर क्या होता है ना कि आप उसको तो खाएगा वो छोटे फॉर्म में। देखो, मान लो कोई चीज़ लिपिड खा रहे हैं, तेल वाला चीज़ सीधे उसको मतलब चबाने के लिए वो डाइजेस्ट तो हो नहीं का, या फिर कार्बोहाइड्रेट है उसको सीधे हमने चावल खाया, चावल का दाना होता है, उस दाने को हमने चबाया नहीं, सीधे मुंह में निकल गया, एट द लास्ट तो उससे एनर्जी रिलीज होगी ना, तो जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना बेटर तरीके से उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, तो क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो जितना छोटा से छोटा हो सके उतना थोड़ा लेट लगाइए खाने में, लेकिन प्रॉपरली चबा के हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम कम काम हम मुंह से ज़्यादा चबा लेंगे ना दांत से, तो हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में, उस सबको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। आप बोल रहा है ना कि जैसे कि अभी एग्ज़ाम है, जैसे नीट में आपका, चलो अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन मई लेके चलते हैं, हमारा मई में एग्ज़ाम है नीट का, तो अभी से आप प्रॉपरली मेहनत करोगे ना, हाँ, तो लास्ट में जैसे कि आप जाओगे तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च जो हमारा आता है उसमें या अप्रैल तक आपको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा भी करोगे तो चलेगा, सिक्वेंसली चलते रहोगे तो। लेकिन क्या है, अभी छोड़ो, अभी आप नहीं मेहनत करें, अभी आप ढीले दे दोगे, कुछ नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ोगे, बोलोगे चलो आज टाइम है कर लेंगे, तो फिर लास्ट में बर्डन पड़ जाएगा, और सारा बर्डन आपके उस टाइम पे पड़ जाएगा जिस टाइम पे आप हड़बड़ कर लोगे। धीरे धीरे लास्ट तक जाओगे ना, जब तक में एग्ज़ाम आएगा तब तक आपका दिमाग थक जाएगा, दिमाग ओवरलोड हो जाएगा, फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगी, मतलब कि हाँ मेरा नहीं हुआ, फेल हो जाएंगे चाहिए, तो वो फिर अलग अलग तरीके के ख्याल आने लगते हैं। तो सेम ऐसा ही है, अभी तो कुछ नहीं किया, चलो डाइजेस्ट तो कर ले, हमने नहीं डाइजेस्ट किया, लेकिन क्या करेगा, मुंह से खाए, मुंह से चबाए नहीं, सीधे निकल गए, हमारा पेट तो उसको कैसे भी करके डाइजेस्ट करेगा ही, क्योंकि एब्जॉर्ब फॉर्म में है। लेकिन धीरे धीरे जैसा बूढ़े हो गए ना, जैसे तो आपका बहुत लोग जो बूढ़े होते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, बहुत बूढ़े होते हैं जिनका कुछ भी कोई भी ऑर्गन ख़राब नहीं होता है, हाँ। और पहले वाले लोगों की तो पूरी तरह से कुछ भी, सब हमेशा हेल्दी थे, पहले वाले लोग तो उनको बीमारी होती ही नहीं थी। जैसे मेरे दादाजी थे, उनको कभी भी बीमारी नहीं हुई, इतने बूढ़े हो गए उनको कभी भी बीमारी होती नहीं थी, बुखार भी लगता था एक दिन में ठीक हो जाता था, 2 दिन में ठीक हो जाता था, उनका बस एक दांत था, जब से मैं देख रही थी तब से एक दांत था, लेकिन उसी दांत से वो हमेशा खाते थे, और वो पूरा प्रॉपरली उसी दांत से चबा के खाते थे। तो वही बोल रहे हैं, तो उनको लास्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वो
आगे जाके तो है थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं तो ऑर्गन्स प्रॉब्लम होती है, लेकिन उतना नहीं होता है। लेकिन अभी के लोगों को बहुत कम एज में ही सबको बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो वही मेरे कहने का मतलब है। तो इसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करिए ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसी को सब चीज़ को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाने के लिए इसको छोटे पार्टिकल में लाते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गया। स्मॉल पार्टिकल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। और इसके बाद क्या होगा कि ये आगे जाके एब्जॉर्ब, इसका पार्टिकल जो एब्जॉर्ब होना होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, और ये लाइपेज को एक्टिवेट कर देगा। क्या ये जो है क्या वो यहाँ तक तो आ गया। अब ये क्या करेगी, इसको लाइपेज को एक्टिवेट करेगी कि लाइपेज लिपिड को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे लिख लो एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। जहाँ जहाँ पे लाइपेज होगी वो सब क्या एक्टिवेट हो जाएगा कि चलो अब मुझे जिस पे काम करना है वो आ गया। ठीक है, चलो अब वो रेडी हो जाएगा, पूरा रेडी रहेगा कि आएगा, जैसे हम उस पर अटैक करेंगे तोड़ ताड़ के उसका सारा पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए नोट कीजिए। चलिए ठीक है, सो हो गया हमारा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट। ठीक है, अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। लिखिए, हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन है 3 प्रोसेस से होता है। ठीक है, एक मतलब सिंपली एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी जिसको बोलते हैं पैसिव ऑब्जॉर्प्शन या सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से है जैसे कि क्या हुआ, पानी पिए, पानी हो क्या हो गया हमारा, वो नॉर्मली डिफ्यूज़ करके चली गई। हाँ, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो भी डिफ्यूजन होती है लेकिन इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इसको एक कैरियर चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि हम एनर्जी नहीं चाहिए, तुम्हारा एनर्जी नहीं, लेकिन हमें थोड़ा पास करवा दो। हाँ, कि वो खुद से चल नहीं सकता है, एक कैरियर दे दो कि लोड करके जाने के लिए। ठीक है, और एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी चाहिए पूरा कि बिना एनर्जी के वो हिलेगा भी नहीं। ठीक है, हाँ, कि एग्जाम्पल से देख लो कि क्या है ना कि नॉर्मल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन का ले लो। तो क्या बोलते हैं, हाँ, जा रहे हो गाड़ी से, तो गाड़ी एकदम ये होती है ना, जो रोड होती है, रोड का जो एकदम मान लो कि सबसे ऊपर वाला ऊंचा है, ऐसे है रोड हमारा, ये ऐसे है रोड। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से सीधे यहाँ पे आप गाड़ी करोगे तो साइकिल, वैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं ना, तो यहाँ से जब नीचे ऐसे स्लोप करते हैं ना तो पैडल नहीं चलाते हैं, नॉर्मली वो उसी के फ्लो से नीचे चलता जाता है। कोई ना एनर्जी लगाते हैं और ना कुछ भी नहीं, ना एनर्जी लगाते हैं ना कोई कैरियर। नॉर्मली वो बाइक साइकिल पे अपना पैर ऊपर कर लेते हैं, आराम से नीचे जाते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा का एग्जांपल ले लो कि जैसे कि हमारी जो पहले के ज़माने में बैलगाड़ी नहीं आती थी। हाँ, तो बैलगाड़ी क्या है, उनमें एनर्जी नहीं लगती है, मतलब उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी एफर्ट नहीं लगता है। क्या बोलते हैं उसको, ना पेट्रोल, क्या बोलते हैं, ना डीजल, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं लगती है ना, कोई भी, मतलब कैरियर प्रोटीन बोल रही हूँ मैं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो इनको हेल्प चाहिए कि मतलब वो कैरियर के लिए कि वो गाड़ी को लेके जाना है, तो एक हेल्प चाहिए ना। तो एक एज ए हेल्प वो बैल को, जो 2 बैल को बांधते हैं आगे, कि वो बोलता है कि हमें एनर्जी नहीं चाहिए, हमें तेल पेट्रोल डीजल से कोई मतलब नहीं है, हमें बस सपोर्ट दे दो कि ये लेके चला जाएगा इसको। ठीक है, और बाकी सब व्हीकल जो पेट्रोल से चलती है, बाइक हो गई, बिना पेट्रोल के तो हिलेगी भी नहीं, उसको लेके जाओगे तो आपकी भी एनर्जी उसमें खपत होगी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा। या डीजल हो गई, या फिर हमारी ट्रक होती है, ट्रैक्टर होती है, उस सब में एनर्जी चाहिए, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हुआ। ठीक है, समझ में। सबसे पहले लिखिए एब्जॉर्प्शन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। एब्जॉर्प्शन बाय नंबर 1 में पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको सिंपल डिफ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, किस किस का होता है, ये होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड का, और भी मोनोसेकेराइड में कौन सा, ग्लूकोज का। ठीक है, एंड अमीनो एसिड। ठीक है, बोल रहा है
कि स्मॉल अमाउंट, कुछ कम, मतलब कुछ ही अमाउंट है जो क्या बोलते हैं मोनोसेकेराइड का, उसका होगा, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का होगा, ठीक है। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के भी होते हैं, ठीक है। सम इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, क्लोराइड आयन जैसे कि Cl-, इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं, ठीक है। चलो समझ गए। दूसरा है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखिए ये भी डिफ्यूजन का ही टाइप है, बट इसमें कैरियर के जैसे रूप में हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन कैरियर के लिए। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, चलो ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे, लिखो। इसमें किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है? मोनोसेकेराइड ग्लूकोज का, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। और इसमें मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज के साथ एक फ्रक्टोज भी होता है। अभी के क्वेश्चन में फ्रक्टोज दे देता है आपको, फ्रक्टोज भी अगर दिया हो कि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन किससे होता है, तो आप फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ही लिखोगे, ठीक है। ठीक है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर absorbed by with the help of carrier protein, with the help of carrier, यहीं पे लिख लो कैरियर प्रोटीन। बिना कैरियर प्रोटीन के ये हिलेंगे भी नहीं, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, नोट कर लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। चलो अब लिखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब लिखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मार्कर। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव, एक्टिव का मतलब ही है कि ये एनर्जी रिक्वायर्ड करेगी, ठीक है। लिखिए इट डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स कहने का मतलब है इसका कि कंसंट्रेशन के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, जैसे कि मान लो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, कि हाई से लो जाएंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको कि छत वाला, ये छत वाला नहीं रोड वाला बताया कि रोड ऐसे है, ऐसे वाला रोड है, तो ऐसे वाला रोड पे तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को डालोगे तो आराम स्मूथली नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, यहाँ से तो स्मूथली, उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन ऐसे वाले जो स्लोप वाली रोड होती है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ती है ना। एकदम जब बाइक से जाते हो तो क्या करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है। हाँ, तो उसमें क्या होती है, हमारे तेल की खपत ज़्यादा होती है। अगर मान लो बाइक से नहीं जा रहे हैं, हाँ, और उसके बाद क्या कहते हैं, बाइक से नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल साइकिल चला के जा रहे हैं, तो नॉर्मल साइकिल चला के ऐसे करके जो जा रहा है ना, तो उसको बहुत पैडल मारना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैडल मारना पड़ता है। इसकी वजह से ना लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं ना कि लोग मतलब अगर सामान नहीं है साइकिल पे तो बंदे ना उतर जाते हैं, या फिर सामान भी, जैसे रिक्शा वाले को देखते होंगे कि जैसे आपको अगर रिक्शा लेके गया होगा, कभी आप नोटिस किए होंगे कि आपको रिक्शा लेके जाता है तो देखना कि कभी ये बोलते हैं ना कि जब ऊंचाई वाले रास्ता आएगी तो रिक्शा वाले दादाजी अंकल ना उतर जाते हैं, जो भी रिक्शा वाले अंकल रहते हैं वो उतर जाते हैं। आपको उतरने नहीं बोलता है, बट वो खुद उतर जाते हैं, फिर उसको खींचते हैं, फिर उसमें बहुत एनर्जी उनको लगती है, तो वो उनको नीचे से ढलान था, ऐसे था, तो यहाँ से वो ऊपर लेके खींचते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर वो खींचते हैं ना, तो चला नहीं जाता, तो उतर के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। उतर के अपना सारा एफर्ट, मतलब अपना सारा एनर्जी लगाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो यही बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है ऑस्मो, यहाँ पे है, वहाँ पे तो उनका एनर्जी था, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं,
ये एटम मतलब आयंस के बारे में पढ़ रहे हैं, आयंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मोनोसेकेराइड। यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। इट रिक्वायर्स एनर्जी, ये एनर्जी रिक्वायर्ड करती है। क्यों? क्योंकि ये होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से ये है मतलब ऐसे कि हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को कम से ज़्यादा करेंगे तो अगेंस्ट जा रहे हैं, मीन्स इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मीन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करे ना हमने, ग्रेडियंट, समझ गए। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखिए, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट में होगा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में हमारी होगी सोडियम का आयन, ठीक है, सोडियम आयन, तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये ऐसा ना आपको ये दिया रहेगा तीन, जैसे ग्लूकोज बोलेगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और पॉलीसैकेराइड का और उसके बाद अमीनो एसिड, तो वो किस में होगी ऐसे लिखा रहेगा, या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक फ्रक्टोज वाला ज़्यादा दे देता है वो दिया रहेगा। और अमीनो एसिड, एसिड छूट गया, अमीनो एसिड, और लिखा रहेगा अमीनो एसिड प्लस ग्लूकोज और प्लस उसके इलेक्ट्रोलाइट में हमारा आ जाएगा सोडियम आयन, तो वो किसका होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, और फिर वाटर का लिख लीजिएगा, वाटर ऑस्मोसिस, ठीक है, वाटर जनरली ऑस्मोसिस होती है ना उसमें, चलो नोट कर लो। चलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं पे लिख लो, ऑस्मोस वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन होता है ऑस्मोसिस से, लिख लीजिए वाटर, यहाँ पे लिख लीजिए बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, हो गया। चलिए हो गई हमारी एब्जॉर्प्शन तक कंप्लीट, ठीक है। इस चैप्टर का ओवरऑल हो गया, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक टेबुलर फॉर्म है, वो टेबुलर फॉर्म मैंने पहले ही लिखवा दिया था कि ऑब्जॉर्प्शन कौन से कम मतलब चैम्बर में, मीन्स कौन सा ऑर्गन में सबसे ज़्यादा किस में क्या होता है, वो मैंने पहले लिखवा रखा है। कि बक्कल कैविटी में कुछ और ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स के साथ कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है, ये सब मैंने पहले लिखवा रखा है। अल्कोहल का, तो ड्रग्स और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है कुछ अमाउंट में, जिसमें मैंने बोला था डिस्प्रिन आप खाते हो तो बहुत जल्दी रिलीफ इसलिए हो जाता है एक्सक्यूज़ मी, डिस्प्रिन आप खाते हो तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ इसलिए फील हो जाता है बिकॉज डिस्प्रिन क्या होता है, हमारे बकल कैविटी, जैसे हमने खाया सलाइवा के साथ मिक्स हुई और घुलने लगा, और घुलने के बाद वहीं से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ। तो जैसे ही बोलता है ना कि डिस्प्रिन खाओ और 10 सेकंड के अंदर रिलैक्स हो जाओ, सब भूल जाते हैं, जितना भी सिर दर्द होता है, दिखाता नहीं है ऐड में कि उसके सिर पे हथौड़ा मारता रहता है एकदम पूरा एकदम ट्रक वगैरह सबकी आवाज़ है, हथौड़ा। जैसे ही डिस्प्रिन खाता है इनो से भी ज़्यादा फास्ट 10 सेकंड के अंदर रिलीफ मिल जाता है। तो इसलिए मिलता है ना कि मुंह से ही हमारा बकल कैविटी से ही उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, तो धीरे धीरे वो बकल कैविटी में जहाँ पे जिसका एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होता है, आप देखो कभी भी आप नोटिस करोगे कि जो होती है मेडिसिन खाते हैं और वैक्सीन लेते हैं, इंजेक्शन, मेडिसिन और इंजेक्शन दोनों में सबसे ज़्यादा रिलैक्स हमें कौन करता है, इंजेक्शन करता है। बिकॉज इंजेक्शन को आपने डायरेक्ट ब्लड में
डाला, नर्व्स में डाला, तो नर्व्स में डाला तो क्या हुआ, उसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। जैसे ही ब्लड हम क्या करते हैं, जितना प्रोसेस किए एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद ये क्या बोलते हैं ग्लूकोज, क्या लिपिड वाले को तो लेसिथिन लिम्फेटिक ऑर्गन ले जाएगी, बाकी जितना भी ऑर्गन है हमारा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बना, उसको तोड़ तोड़ के सबका बना, तो वो सब क्या होता है, वो सबको ट्रांसपोर्ट तो ब्लड ही करती है ना। ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसका एक ही है कि एक सेल से दूसरे सेल जाने के लिए ट्रांसपोर्ट ब्लड करेगी, अब उसी ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो फाइनली तो हमें सब खाने को क्या करना है, पानी, हर पूरे सारे के सारे खाने का जो प्रोडक्ट है हमें, वो सारे प्रोडक्ट को हमें क्या बोलते हैं ब्लड में छोड़ना है, ब्लड में लेके जाना है। तो वो सारा प्रोसेस हमने किया तो हमारा ब्लड में गया, और एक इंजेक्शन लिया तो डायरेक्ट हमारा ब्लड में गया, तो ऑब्वियसली जो डायरेक्ट जाएगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इसीलिए हम ना जब मतलब इंजेक्शन लेते हैं तो बहुत जल्दी रिलीफ हो जाती है। किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में दवा खाओगे तो टाइम लेता है, और इंजेक्शन लोगे ना तो बहुत जल्दी रिलीफ हो जाती है। जैसे बहुत ज़्यादा हार्ट पैनिक मतलब अटैक होता है, चाहे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना लोग को, तो डॉक्टर सबसे पहले इंजेक्शन ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन से जल्दी से फटाक से लेगा और मतलब बहुत जल्दी से उसको रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, वही रीज़न है दोनों के बीच में। अब वो हो गई हमारी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। अब एक कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है आपको कि खाना हम खाते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू होती है ना, जैसे कि हर चीज़ की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वो सब जो खाते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि मतलब वो कितना बर्न करता है, कितने रिस्पेक्ट में, कि हमें कितना उसका एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू करके लिखिए। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नहीं है मतलब एक छोटा सा चार्ट बना के दिया हुआ है, तो वो लिखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, लिखिए। पहले मैं दिखा दूं एनसीईआरटी आपको, देखो ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, आई होप नहीं दिखेगा आपको। देखो ये वाली जो है, ये वाली चार्ट है, ये कैलोरीफिक वैल्यू की चार्ट दी हुई है। ठीक है, आप ऐसे ही इसको बस इतना ही है, इसको याद कर ले, लर्न कर लेना। इसमें से आपको पूछेगा नहीं, इसमें से हमें पता क्या पूछता है, इसमें हमें बनाने का बोलता है कि आपने खाना खाया, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगी। जैसे बोलेगा कि आपने कुछ खाया, जैसे कि मान लो कि चावल खाए और प्रोटीन दाल खाई, और उसके बाद क्या वो दही खाई, और कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाए, हो ही गया हमारा, को पल्सेस ले लिए, और इसके जिस में लिपिड, मतलब आपने लिपिड वाली बहुत सारी फैट चीज़ खा ली, बटर खा लिया, तो बोलेगा कि आपको ओवरऑल एनर्जी कितनी मिली है। उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछ रहा है। इसमें दो होता है, एक होता है ग्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो बोलेगा कि अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन में, या फिजियोलॉजिकल वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू में ना मतलब वो ओवरऑल मतलब ये लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जैसे राउंड ऑफ करके नहीं लेते हो, तो वैसे ही लेते हैं। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है जो कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की दोनों की ओवरऑल 4 ही होती है, और लिपिड की हमारी 9 हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्रॉस बोला जाए तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमारी क्या बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, हमारी जो प्रोटीन की होती है तो वो 5.65 होती हैं। ठीक है, लिपिड की होती है 4 होती है, और उसके बाद क्या सॉरी, प्रोटीन की 5.65 और कार्बोहाइड्रेट की 4.1 होती हैं, और उसके बाद लिपिड की होती है वो 9.45 होती है। तो ये आपको लिख के उसको जितना दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करके पूरा का पूरा एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस इस वाले से यही आता है। ठीक है, तो बस एक डेफिनेशन लिख लो और चलिए ओके, लिखिए। देखिए, दी अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेफिनेशन है इसका एक लाइन का, एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज टेम्परेचर of 1 kg of water by 1 डिग्री सेल्सियस। समझ गए कि बोल रहा है कि कितना मतलब जितना हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वह एक मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री, यहाँ पे ध्यान से देखो कितना टेम्परेचर दिया है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हमें मतलब वाटर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और ये इसका यूनिट होता है, इट
मेजर इन कैलोरी, ठीक है, कैलोरी में मेजर करते हैं ना, कितना कैलोरी, एनर्जी क्या बोलते हैं कि बोलता नहीं आपको, देखना कि कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ लोगी ना, प्रोटीन जैसे कि इसमें जाते हैं, जिम में जाते हैं, तो जिम में देखना ना कि क्या लिखा है उसमें, जब प्रोटीन वाला पाउडर लोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा आपको कितना कैलोरी क्या है, कितना आपको इतना इतना, फिर बोला जाता है ना कि हमें इतना कैलोरी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। या फिर चिप्स के रैपर ले लो, किसी भी चीज़ का रैपर ले लो ना, आपको उसमें लिखा रहेगा प्रोटीन इतना कैलोरी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट इतना चाहिए, सब कुछ हमें कैलोरी में दिया जाता है, ठीक है। सो अब लिखो इसका, बस यहीं पे हो जाएगा। यहाँ इधर लिख लो पहले ग्रॉस रेट, फिजियोलॉजिकल रेट, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, मैं शॉर्ट लिख दे रही हूँ, इसी से पहले करेंगे। लिखो प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है। जनरली हमें इसे तीन ही का देना है, ठीक है। चलिए, ग्रॉस वाले में प्रोटीन का होता है, एग्जैक्ट लेना है, प्रोटीन का 5.65, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का होता है 4.1, ये होता है किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। चल, पर ग्राम और पर ये क्या बोलते हैं इसको, पर ग्राम में ही ले लो, ठीक है। किलो कैलोरी पर ग्राम, ये है किलो कैलोरी पर ग्राम। और इसका होता है, लिपिड का होता है 9.45, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, यहीं पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे देख लेना, यह प्रोटीन का होगा हमारा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर आप समझ ना आए तो यहाँ पे P4 प्रोटीन है, C4 कार्बोहाइड्रेट है और हमारा L4 लिपिड है, ठीक है। ये समझिए, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, यहाँ पे शॉर्ट। चलो, कार्बोहाइड्रेट का भी 4 ही होता है, ठीक है। जनरली हमें ना आपको यही निकालने के लिए बोला जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, फिजियोलॉजिकल वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, उतना ग्रॉस निकालने के लिए नहीं दिया जाता है, ठीक है। लिपिड 9, अभी तक तो जितने आए हैं ना उसमें हमें ग्रॉस निकालने का नहीं दिया है, फिजियोलॉजिकल निकालने ही दिया है बाकी, बट बाद में अगर आपको पूछ दे तो कोई ठीक नहीं है, तो सो हमें दोनों के दोनों वैल्यू आपको एग्जैक्ट याद रखना चाहिए, याद हो जाएगा। प्रोटीन का है तो 9.65 एक साथ याद कर लो, फिर कार्बोहाइड्रेट का 4.1 और लिपिड का सबसे ज़्यादा, लिपिड का दोनों में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ सीधे याद करें 9.45, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालोगे, तो ये वैल्यू हमें याद होनी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। चलो, ये कुछ ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्रोटीन का क्या है, ये नहीं बोलेगा और फिर आपको 3-4 ऑप्शन देंगे। इतना ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं देता वो नीट वाले 4 नंबर के लिए, एक क्वेश्चन हो गई ना 4 मार्क्स के लिए, ऐसे क्वेश्चन देने लगे तो अभी तो 720 में से 720 पिछले साल मतलब 2021 में 15 बच्चे ही लाए थे, अब पूरे के पूरे बच्चे ले आएंगे ऐसे क्वेश्चन ला देगा तो, ठीक है, नहीं देता ऐसा। चलिए, ठीक है, अब हमें पढ़ना है बीमारियाँ, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या बीमारी होती हैं, पेट से रिलेटेड, बस पेट नहीं, मतलब कहने का मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, डाइजेस्टिव का ऑर्गेन है सबसे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारी होती है वही पढ़नी है। चलो लिखिए, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ने में ना यही आता है, मुझे तो आता था, बिकॉज पता है इससे हमें पता चलता है ना कि हाँ हमें अगर वो डिजीज़ हो ही रहती है ना तो हमें समझ आता है, रिलेट कर पाते हैं हम, हाँ भाई ऐसे ऐसे ही हुआ था, ठीक है। चलो देखो, इन्फ्लामेशन
इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक। कभी कभी इंटेस्टाइन में जो हमारी ना मतलब इन्फ्लाम हो जाता है, इन्फ्लाम मतलब स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है, तो वो किसके वजह से होता है? इंटेस्टाइनल ट्रैक का आता है कॉज्ड बाय बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, उस पर बैक्टीरिया अटैक कर देती है या वायरस अटैक कर देता है, वायरल इन्फेक्शन, तो जिसकी वजह से हमारा इंटेस्टाइन क्या होता है? स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो हमें अंदर आपको दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, कभी कभी होती है जो ये पैरासाइट भी अटैक कर देता है, जैसे पैरासाइट जो होती है ना, टेप वर्म हो गई, हाँ, पिन वर्म हो गई, तो ये सब भी हमें अटैक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे एल नहीं लिखी जाए, एंड हटा दो, यहाँ पे ये लिख लो, अब लिखो एंड पैरासाइटिक ऑल्सो, एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑल्सो। ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, एग्जाम्पल में लिख लो टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सब आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा इसका नाम। ठीक है, टेप वर्म, पिन वर्म, राउंड वर्म। राउंड वर्म उसको बोलते हैं ना कि जो हमारे पेट में चाली नहीं हो जाता, हाँ, तो उसी को बोलते हैं राउंड वर्म। ठीक है, वो सब जो होती है ना, वो सब इन्फेक्शन की वजह से होती है, वो पैरासिटिक है, वो हमारे अंदर ना, जैसे किसी भी चीज़ को खाते हैं ना, कंटामिनेटेड फूड को, कंटामिनेटेड फूड क्या मतलब है? जो आप कहीं से पानी पीते हो, जैसे कि बाहर से कोई बाहर का खाना खाते हो, बाहर का जैसे गोलगप्पे हो गए, चाट वगैरह, जो बाहर खुली हुई रहती है, तो उस सब चीज़ पे क्या होती है? वो सब चीज़ पे तो कहीं से भी मक्खी आके बैठ जाएगी ना, कोई तो देखेगा नहीं, तो वही सब चीज़ क्या होती है? मक्खी आके उसको लेके जाती है। जैसे मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि वो कैसे, मतलब कम्युनिकेट करके कैसे लेके आता है खाना, आपको तब पता चलेगा कि वो कैसे एकदम डिजीज़ कैसे कॉज करता है। वो सब पहले, मतलब बोलूँगी, पहले पॉटी पे बैठते हैं, पॉटी पे बैठने के बाद घूमते फिरते रहते हैं, आपके खाने पे बैठ जाते हैं, इसलिए बोलता है हमेशा खानों को कवर करके रखना चाहिए। तो वो जो जहाँ पे बैठे उसके साथ साथ वो डिजीज़, पॉटी वाली डिजीज़ हो गई, तो वो डिजीज़ तो आ जाएगी ना हमारे खाने में, अब वही हम खाते हैं तो हमारा पेट दर्द, जैसे बोलता है ना कि बाहर से खाना खाते हैं तो हमारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फूड का क्या बोलते हैं इसको, पेट दर्द होने लगता है, हाँ, आपको एकदम अजीब से क्रैम्पिंग होने लगेगी, तो पेट मतलब, तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि हम बाहर से वही डिजीज़ वाले खाना खा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, चलिए, यही सब डिजीज़ है और उसमें और कुछ नहीं है, बहुत सारा, जैसे जैसे मैं आगे बताऊँगी ना, तो ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, पेट वर्म, हुकवर्म भी लिख लो, हुकवर्म ही होती है एक। ठीक है, चलिए, यही सब है और बस। ठीक है, चलो नोट कर लो, चलिए, हो गया। चलो फिर समझ गए, ये सब के डिजीज़ की वजह से ये सब है ना, हमारा ऑर्गेनिज्म उस सब की वजह से हो जाता है हमें। अब देखो, अब लिखिए जॉन्डिस, नंबर 1 में है जॉन्डिस। ठीक है, देखो जॉन्डिस कैसे होता है, क्या होता है इसमें हमारा लीवर अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, लीवर गेट अफेक्टेड। ठीक है, जिसके वजह से कॉज करता है स्किन एंड आईज टर्न्स टू येलो, पीलिया बीमारी, इसको पीलिया भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये सब क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। ठीक है, जो पढ़ा था हमने बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, वही बाइल पिगमेंट की डिपोजिशन हो जाती है स्किन के ऊपर, बिलीरुबिन एंड, मैंने लिखवा रखा है बट यहाँ पे फिर मैं लिखवा रही हूँ, बर्डिन। ठीक है, ठीक है, चलिए, बोल रहा है
कि ये लीवर भी एक बीमारी होती है। लीवर बीमारी में क्या होता है, हमारा ये जॉन्डिस बीमारी होती है जिसमें लीवर अफेक्ट हो जाता है। लीवर है, लीवर अफेक्टेड हो जाता है। लीवर अफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी बाइल की सिक्रेशन ज़्यादा होने लगती है। लीवर ही हमारा बाइल सिक्रेट करता है, तो बाइल का पिगमेंट है ना, बाइल पिगमेंट, वो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का सिक्रेशन जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, हमारी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाएगी तो अब ये येलोइश कलर की होती है, जिसकी वजह से वो डिपॉजिट होने लगती है। अब ये जो भी चीज़ है अंदर है हमारा, वो डिपॉजिट हो रही है, तो उसका साइड इफेक्ट तो आपको बाहर ही दिखेगा ना। क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज़ खाते हो मेडिसिन, आपको एलर्जी हो जाता है, तो एलर्जी आपको क्या दिखता है, स्किन पे दिखता है, रैसेस हो जाएंगे एकदम, मतलब छिल जाता है, घिसने लगता है, रैसेस जैसे हो जाते हैं, लाल लाल स्पॉट्स हो जाते हैं। तो वो सब हमें बाहर, क्योंकि अगर आपको वो एलर्जी बाहर नहीं दिखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको अंदर कुछ बीमारी हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फिर अब उतना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर ही अंदर वो बीमारी होता रहेगा और आपको दर्द होता रहेगा। अब जाकर डॉक्टर को बताओगे तो डॉक्टर को भी कभी कभी नहीं समझ आता है, तो क्या बोलते हैं वो, इसकी वजह से बीमारी बढ़ सकती है। तो वो हमें क्या बोलता है ना कि हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स एलर्जी। जो इम्यूनोग्लोबिन ई होती है ना, वो एलर्जी मतलब दिखाता है हमें। तो वो क्या करता है, अगर इंटरनली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, या फिर कोई मेडिसिन खाते हो तो उसकी साइड इफेक्ट होती है ना, तो एलर्जी हमें बाहर हमारे स्किन्स पे मतलब पूरे देखना, आप कभी कभी क्या होता है ना, रैसेज हो जाएंगे, खुजली होने लगेगी, वो सब एलर्जी का सिम्टम है। तो वैसे ही एक तरीके से एलर्जी जैसा ही हुआ कि लीवर का अफेक्ट ज़्यादा हो गया, लीवर अफेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से बाइल का पिगमेंट डिपोजिशन, मतलब बाइल का क्या होता है, सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा बाइल पिगमेंट का। तो बाइल पिगमेंट का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगा, उसकी वजह से क्या हुआ, पीला कलर का बाइल पिगमेंट होता है, तो वो हमारे स्किन में बाहर, वो हमारे बाहर स्किन दिखने लगेगी, पूरा का पूरा स्किन आपको येलो येलो दिखने लगेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, आँख है, आँख की जो होती है ना वो रेड, मतलब वाइट वाली पोर्शन, वो भी आपको येलो येलो दिखने लगेगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए, समझ गया। चलो अब लिखिए वॉमिटिंग। नंबर 2 है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, ठीक है, देखो क्या होता है ये क्या होता है, इजेशन, बाहर निकल जाना, इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट, जो हमारे पेट में खाना होता है ना, कंटेंट थ्रू माउथ, थ्रू आउट माउथ, ठीक है, हमारे मुंह से जो हमारे पेट में जो खाना डाइजेस्ट रहता है ना, सॉरी ये मतलब स्टोर रहता है, वो स्टोर रहता है, तो क्या करता है वो, जैसे हमें वॉमिटिंग जैसी, न्योजिया जैसी फीलिंग होती है, जैसे मतलब क्या बोलते हैं, मिचमिचाहट जैसा मन होने लगता है, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको ना एकदम मुंह से बाहर ना ऐसा लगेगा ना कि मतलब अजीब जैसा फील होने लगेगा। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे पेट में खाना स्टोर रहता है, वो खाना क्या बोलते हैं उसको, वो बाहर पूरा का पूरा बाहर फेंक देता है। ठीक है, हाँ, एक होता है ये किससे, मतलब इसका स्टमक का वॉमिटिंग कंट्रोलिंग सेंटर, तो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला में। ठीक है, यहाँ पे लिखो, दिस रिफ्लेक्स, ये वॉमिटिंग करने का रिफ्लेक्स जो है, इज कंट्रोल्ड बाय सेंटर है मेडुलरी सेंटर। ठीक है, मेडुला में प्रेजेंट होता है, मेडुलरी रीजन में। ठीक है, एक मेडुलरी रीजन में जो होती है हमारी, वो क्या बोलते हैं, वॉमिट सेंटर का जो होता है कि वही कंट्रोल करेगा कि आपको वॉमिट का मन हो रहा है, तो कभी कंट्रोल कर लेते हो, कभी होता है ना एक्सेस वॉमिटिंग होती है तभी आप मतलब नहीं होता है, कभी कभी मन मचलता भी रहता है, फिर भी बोलता है कि नहीं ठीक है, क्योंकि मतलब जगह जगह पे डिपेंड करता है कि अब इंसान को कभी कभी कोई बस से जाते ट्रैवलिंग की भी वॉमिटिंग होने लगती है, किसी को हर न्यूजिया, मतलब उसका डिपेंड करता है ना कि आप कैसे कैसे जगह पे जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही होता है कि कभी किसी को ट्रैवलिंग से वॉमिटिंग होने लगती है, किसी को हाई डिस्टेंस पे, हाइट पे, जैसे कि झूला वूला झूलते हो उससे वॉमिटिंग होने लगती है। तो वो सब क्योंकि माइंड हमारा ना बैलेंस नहीं हो पाता, मेडुलरी रीजन है, मेडुलरी रीजन का है वो कंट्रोल कर पाता है, जो स्ट्रांग होगी तो वॉमिटिंग सेंटर उसका बैलेंस रहेगा। ठीक है,
चलो हो गया ये हमारा। अब इसी के नीचे लिखिए डायरिया, यहाँ पे नहीं आएगा, एक लाइन तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसी में एक लाइन और लिख लो, फीलिंग न्यूजिया, जो मैं वो जी मचलाना जो होता है ना, ठीक है, उसको जी मचलाना न्यूजिया बोलते हैं, ठीक है। एक लाइन आ जाएगा, लिखिए लिखिए डायरिया। तो थर्ड है नहीं, चलो यही पे लिखो। डायरिया क्या होता है? द एबनॉर्मल यही इसी से लिखते हैं, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, ठीक है। बॉवल मूवमेंट की एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाती है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब इसका है कि ये जैसे नॉर्मल हम पॉटी जाते हैं तो एक सीक्वेंस होता है कि आप मिनिमम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार या 2 बार पॉटी जाते हैं। लेकिन डायरिया जो होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं ना कि फिक्स नहीं है, आप बार बार आपको पॉटी लगती रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारी वॉवल की मूवमेंट क्या है, एबनॉर्मल हो गई हुई है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल हमारी वॉवल की मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें बार बार अब वो भी पॉटी जाते हैं तो ये नहीं है कि आपको नॉर्मल ये फॉर्म हो, ये लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म ज़्यादा रिलीज होता है हमारा, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो, ये क्या करता है ना कि हमें ज़्यादा लिक्विडिटी वाली फॉर्म निकलती है, ठीक है, विच इंक्रीज, ये इंक्रीज है, विच इंक्रीज लिक्विडिटी मतलब लिक्विड वाली, लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, समझ गए। ये मतलब जो फीकल हम डिस्चार्ज करेंगे अब नॉर्मली तरीके से कि दिन में 1 बार 2 बार नहीं 3-4 बार 5 बार बहुत बार हो जाती है, तो वो भी हम करेंगे तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता रहता है, डिस्चार्ज लिक्विड फॉर्म में डिस्चार्ज होता रहता है, तो उसको बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं डायरिया हो जाता है, ठीक है। और इसको ना ये कहने का मतलब क्या है, ये गरज के साथ छींटे, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो सिक्वेंसली होता ही रहेगा। आप मतलब हमेशा आपको लगता रहेगा कि अभी गए और फिर थोड़ी देर के बाद फिर लगेगा फिर जाना है, फिर थोड़ी देर के बाद लगेगा फिर जाना है, तो प्रॉब्लम मतलब पूरे दिन आपको होगा कुछ नहीं, थोड़ा सा होगा, फिर वैसे ही लिक्विड जैसा रिलीज होगा, फिर वो रिलैक्स, फिर बाहर जाओगे, फिर आपको लगेगा कि फिर लिक्विड जैसा है। हाँ, तो यही है कि मतलब इसका फ्रिक्वेंसी चेंज हो गया है, मतलब एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल था उससे एबनॉर्मल जैसा हो गया, ठीक है। चलो, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारे बॉडी से रिलीज होती रहेगी, तो डायरिया के प्रोसेस में हमें बोलता है ना कि पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि आप पानी पी रहे हो, खाना तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है ढंग से, ठीक है। अरे जिसकी वजह से देखो बोल रहा है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो तो डाइजेस्ट हो नहीं रहा है ढंग से, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि लिक्विडिटी फॉर्म रिलीज, मतलब जैसे खा रहे हैं वैसा पूरा का पूरा रिलीज हो जा रहा है, तो क्या होगा, इससे एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी, तो एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी भी इस केस में थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, नोट कर लो पहले। चलिए हो गया, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी, इसका हटाओ, यहीं पे लिखो, ये है डिक्रीज कर देगा, इसी के नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखना है विच डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है। चलो, अब उसके बाद लिखना है हमें कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, ये वाला नोट कर लो। उसके बाद लिखना है हमें कॉन्स्टिपेशन, 4th। इससे तो बहुत हद तक बहुत लोग ग्रसित रहते हैं, अभी की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा लोग ग्रसित रहते हैं इससे। लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है ना, ये दिन में सोते हैं, रात में सोते नहीं हैं, टाइम पे नहीं खाते नहीं हैं, तो इसी की वजह से बहुत लोग इससे हमेशा ग्रसित ही रहते हैं। ग्रसित मतलब शिकार हो गए हैं उससे।
देखो क्या होता है इसमें होता है इन कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा फीकल होता है, फीकल मैटर है जो रिटेन रह जाता है हमारा कोलोन में, रिटेन इन कोलोन होना चाहिए इसको रेक्टम में। हाँ, जो नॉर्मली है, जो फीकल क्या है हमारा, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फॉर्म है फूड का, तो वो फूड का हमें कहाँ रहना चाहिए, स्टोर होकर रहना चाहिए रेक्टम में, क्योंकि ये रेक्टम में रहेगा तभी तो हम जब मतलब आप डिस्चार्ज कर पाओगे इजीली। लेकिन ये कहाँ रह जाता है, रिटेन रह जाता है हमारा कोलोन वाले रीजन में। ये याद रखो, देखो कोलोन वाले रीजन में रह जाता है। कोलोन कौन सा पोर्शन है ये हमारा, लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो लास्ट वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, मतलब सेकंड लास्ट, रेक्टम सबसे लास्ट वाला पोर्शन है। तो इसमें ये रिटेन रह जाता है, क्यों, ड्यू टू इरेगुलरिटी इन बॉवल मूवमेंट, ठीक है। चलो, बॉवल मूवमेंट की इरेगुलरिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा फीकल मैटर कोलोन में ही रह जाता है, रेक्टम में आता नहीं है। आप पूरा कितना भी फोर्स लगा लो लेकिन आपको पॉटी नहीं होगी, ठीक है। एक होगी जो रुकेगी नहीं और एक होगी नहीं, ठीक है। डायरिया में आपकी पॉटी रुकेगी नहीं और कॉन्स्टिपेशन में आपको पॉटी होगी नहीं, समझ गए। एक जाता नहीं है, दूसरा आता नहीं है, यही है दोनों के बीच में रिश्ता। चलो नोट कर लीजिए, ये नीचे वाला तो लिख लिया होगा ना। लिख लो, यहीं पे लिख लो, एक जाता नहीं, याद रहेगा, और दूसरा आता नहीं। पॉटी की बात हो रही है, कितना वैल्यूएबल हो गया हमारे लिए यहाँ पे पॉटी, सबको घिन बढ़ता है इससे। देखो याद करने के लिए लिख लीजिए, जाता नहीं की जगह पे डायरिया, और आता नहीं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। चलो समझ गया, चलो नोट कर लीजिए। चलो हो गया, चलिए अब लिखिए, ये हमारा फोर्थ था, अब लास्ट है इंडाइजेशन, जिसको अपच बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो अपच किसको बोलते हैं, इंडाइजेशन लिखिए। फोर्थ था ना ये, फोर्थ जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, थर्ड, फोर्थ। चल नहीं एक और था ना, तो ये फिफ्थ होगा। एक वॉमिटिंग भी तो पड़ी थी, क्या था हमारा, अभी पढ़ना गया हमें, इंडाइजेशन। देखो इंडाइजेशन होता क्या है, इंडाइजेशन का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अपच, पचता नहीं है जो खाना, तो इसका मतलब है फूड इज नॉट अपच, अपच, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बोलना मत। हाँ क्या, फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फूड है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा फीलिंग अभी क्या होती रहेगी, आपको हमेशा फील होती रहेगी फीलिंग फुलनेस। जो खाना खाओगे वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होगा तो ऐसा लगेगा ना कि पेट भरा ही हुआ है, मतलब पूरा का पूरा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कितना 4-5 घंटे पहले भी खा लिया फिर भी लगेगा नहीं यार पेट भरा हुआ है, लेकिन पेट रहेगा नहीं, डाइजेस्ट हुआ नहीं रहेगा तो पेट में खाना वाना रहेगा नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा ना कि पेट दर्द हो रहा है और बस फुल, मतलब
नहीं खाना मुझे, ठीक है। ये क्यों होता है, कॉज है इसका। कॉज मीन्स क्या क्या चीज़ खाने की वजह से होता है। ये ईटिंग स्पाइसी फूड, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हो, स्पाइसी फूड, ईटिंग स्पाइसी फूड, ठीक है। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होता है, जैसे मार्केट का खाते हैं ना हम खाना, अभी बताया मैंने, उस पर जर्म्स होती हैं जिसकी वजह से हो जाती है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग इस ईटिंग स्पाइसी फूड, और ज़्यादा एसिडिक फूड ज़्यादा खा लेते हैं तो। हमें ज़्यादा इनो भी नहीं खाना चाहिए, जब हमारा क्या बोलते हैं ये हो जाए ना, खाना नहीं पचता रहता है, जैसे इंडाइजेशन हो जाता है, तो उसमें इनो जैसे खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो भी हमारे लिए खतरनाक होता है, ठीक है। देखो ज़्यादा, देखो मैंने पहले बताया था, पहले वाले लेक्चर में जब हमने टंग पढ़ी थी, सेकंड वाले लेक्चर में, तो मैंने क्या कहा था कि हम, एक्सक्यूज़ मी, मैंने बोला था कि हमारे टंग पे क्या टेस्ट बर्ड्स होती है ना, तो उसमें स्पाइस के लिए, चिली के लिए कोई भी टेस्ट बर्ड्स नहीं होती हैं। चिली हमें क्यों तीखा क्यों लगता है, क्योंकि वो बस बर्निंग सेंसेशन है, कि जो हमारे हम खाते हैं तो हमारे ऑर्गन में वो बर्निंग, मतलब वो खाते हैं जिसकी वजह से हमें जलन जैसी अंदर फीलिंग होती है, उसके वजह से हमारा पूरा का पूरा बक्कल कैविटी जलन जैसा होता है। आप इसका सीधा सीधा एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे हाथ में कोई भी टेस्ट बर्ड है, हाँ, क्या आप हाथ से खाते हो, तो हाथ से खाना खाते हो तो आपको मीठा लगता है, ऐसा लगता है कि हाथ में मीठा मीठा है, या फिर खट्टा लगता है, नहीं लगता है ना। सीधा सा एग्जांपल है। फिर भी आप इसको हाथ से, जो पहले के ज़माने में मम्मी लोग सिलवट्टा पे जो मसाला पीसती थी या भी चिली पीसते, तो आपका हाथ में जलने लगता है। अभी भी करोगे, जब मतलब तीखा चीज़ आप हाथ से छू लोगे ज़्यादा तीखा, तो आपका हाथ में जलने लगेगा। एग्जाम्पल है इसका सीधा सा। देखो हमारे हाथ में भी नहीं, हमारे बॉडी के हर पार्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है, कि जिस चीज़ को खा लेते, उस चिली वाले चीज़ को हम छूते भी हैं ना, तो जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट हो जाता है। बर्निंग सेंसेशन की जो और ये होती हैं, वो साइट्स होती हैं, वो स्टिमुलेट हो जाता है, मतलब वो स्टार्ट, मतलब रिएक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा हाथ जलने लगता है। वैसे ही हम जब चिल्ली खाते हैं, तो चिल्ली खाते हैं तो हमारा वो तो पेट में जाए, पेट देखना, आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाओगे ना तो आपका पेट में भी लहरने लगेगा, जैसे कि मुंह तो जलता ही है, पेट भी जलता है, ठीक है। तो इसके लिए जल्दी जल्दी आदमी पानी पीने लगता है, तो पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पीने से और फैल जाता है, तो और जलने लगता है, हाँ है वो। तो यही है कि पेट में जब हम खाते हैं तो पेट भी जलने, वो सब बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, बस सेंसेशन है और कुछ नहीं है, कोई साइट वगैरह नहीं है, क्योंकि साइट हमारा बस माउथ में ही है, टेस्ट बर्ड का। पेट के अंदर तो साइट नहीं होता, पेट के अंदर थोड़ी ना कि मीठा, हाँ ये वाला साइट हमारा मीठा लग रहा है, लेफ्ट वाला मीठा लग रहा है, राइट वाला खट्टा लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता। वो सब साइट बर्ड टेस्ट बर्ड्स हमारी टंग में होती है, हाँ। लेकिन जलने हमारा क्या लगता है, हमारा तालू वगैरह, चिक विक सब जलने लगती है उस टाइम। खाते हैं तो सब मीठा नहीं लगता, और जब मीठा खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो सारा पोर्शन मीठा तीखा नहीं लगता, बट चिली खाते हैं तो हमारा ये मतलब पूरा का पूरा मुंह लहरने लगता है। तो समझ गए, तो वैसा ही है। तो ये हम खाते हैं ना तो हमारा पेट जलने लगता है, तो वो उसके बाद है पॉइजनस फूड खाते हैं, मतलब जो बाहर से खाना खाते हैं उसकी वजह से, और ज़्यादा एसिडिक खाओगे उससे भी हो जाता है, ठीक है। सो आज यहीं तक रहने देते हैं। बस एक बचा है इसमें, प्रोटीन डेफिशिएंसी जो डिजीज़ है वो, बस वो कंप्लीट कर लेंगे अगले वाले चैप्टर में, और इसके बाद इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट और लिख लो कि ज़्यादा सोचने से भी क्या बोलते हैं उसको, अपच हो जाता है, ठीक है। ये चलिए, ठीक है। एनिजाइटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इससे भी हमारा क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे चिंता, चिंता एनजाइटी का मतलब हुआ चिंता, ज़्यादा चिंता करोगे तो उससे भी आपको क्या होता है ना, एनजाइटी होती है। चिंता लिख लो, चिंता आता, चिता चिता वाला, चिंता कैसे लिखाता है, ऐसे ही लिखाता है ना, लिख लो बस, सही कर लेना आपने। ज़्यादा चिंता करने से भी हमको इनडाइजेशन हो जाती है, ठीक है। पहले के ज़माने में बोला नहीं जाता है कहावत कि चिंता से पेट भर जाता है, तो वही आपका चिंता से, देखो चिंता करोगे तो पेट भर जाएगा, पेट भरा भरा रहेगा, तो कभी खाना नहीं मिले तो बस पूरे दिन चिंता करते रहना, एनजाइटी करते रहना, पूरे दिन भूख नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हो गया हमारा, ठीक है, नोट कर लो ये। चलिए ठीक है, चलो
ठीक है, चलो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करो और सारे लेक्चर्स देख डालो, बायोलॉजी डाइजेशन वाले सारे लेक्चर देख डालो। कल हम लोग इसके सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।